let's continue our topic center of mass. मेरे लास्ट लेक्चर में जो मैं करवा रहा था, मैंने यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर दिया था, मास m एंड रेडियस r, और इस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर के लिए सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए मैंने कहा था। नाउ मैंने यह बता दिया था कि जब भी हमें कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सेस को प्रॉपरली चूज कर लें। हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करी थी, यह है एक्स एक्सेस और यह वाई एक्सेस। इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज कर लेने से फायदा यह हुआ था दैट वाई एक्सेस बिकम्स द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एंड इफ वाई एक्सेस इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इन दैट केस द सेंटर ऑफ मास वुड लाई ऑन वाई एक्सेस। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड y coordinate of center of mass would be finite and it would be defined in this manner. यह मैंने लिख दिया था, यह एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए एंड वी नीड टू डिटरमाइन दैट। अब हम इसी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को डिटरमाइन करना सीखते हैं। तो इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज we need to choose a constant quantity. If this is a uniform semicircular wire, then there must be some constant value which can be introduced. हम कहते हैं इस यूनिफॉर्म semicircular wire के लिए mass per unit length would be constant. The mass is uniformly distributed over this semicircular length. यह जो semicircular length है इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं सबसे पहले यह मास पर यूनिट लेंथ टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, मास पर यूनिट लेंथ, एंड दिस मास पर यूनिट लेंथ लेट मी डिनोट इट बाय रो, एंड इट वुड बी द टोटल मास अपॉन द टोटल लेंथ। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ for this wire and it would be a constant quantity. यह इस वायर के लिए एक constant quantity होगी, it would never vary. Now after introducing this constant quantity, अब मैं as I told you, for any continuous mass variable system we need to choose a differential element, and by choosing that differential element we discretize दैट मास सिस्टम। अब हम डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे चूज करते हैं इस बात को ध्यान से देखें। मैंने वायर का यह पर्टिकुलर एलिमेंट चूज कर लिया, यह डिफरेंशियल एलिमेंट चूज कर लिया है, और यह डिफरेंशियल एलिमेंट वायर के सेंटर पर कुछ डी थीटा एंगल सबटेंड करता है, एंड इट्स एट एन एंगल ऑफ थीटा सबटेंडिंग सम एंगल डी थीटा। It have got length of dl and it have got mass of dl. मैंने एक वायर का छोटा सा एलिमेंट, एक डिफरेंशियल एलिमेंट, इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट चूज करा। यह y एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है। इस एलिमेंट, ये जो dl लेंथ का एलिमेंट है, इट्स सबटेंडिंग सम एंगल d थीटा एंड इट्स हैविंग मास ऑफ dl। अब मैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए कुछ बातें लिखता हूं। सबसे पहले मैं इसका डीएल लेंथ को डी थीटा को रिलेट कर देता हूं। आई ऑलवेज नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ इज डीएल, रेडियस इज आर एंड एंगल इज डी थीटा। एंगल के लिए मैं डी थीटा लिखता हूं। d theta is angle subtended, dl is the length of arc and r is the radius. This is the basic definition of angle. Angle की यह basic definition है, angle is equal to arc upon radius। वही definition मैंने apply करी है, d theta equal to dl upon r, and from here I'll write dl is equal to r d theta. This is the length of wire. अब
the differential length of wire. I had related it in terms of radius of wire and the angle subtended by it. Now, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका मास dm निकालता हूं. dm मास निकालने के लिए मैं यह डेफिनेशन जो मैंने इंट्रोड्यूस करी है इसका इस्तेमाल करूंगा. मास पर यूनिट लेंथ इज रो. मैंने इस कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफाइन करा. मैं कहता हूं मास ऑफ एनी एलिमेंट would be equal to mass per unit length into its length. Mass per unit length into its length must be mass. तो मैं कहता हूं dm must be mass per unit length into dl. Rho is mass per unit length and its length is dl and its mass is dm. So I can write dm is equal to mass per unit length के लिए m upon pi r और length के लिए r d theta. So this becomes r से r cancelled, m upon pi into d theta. This is mass dm of the wire. मैं इसी समय इंटीग्रल dm इज इक्वल टू m वह कंफर्म कर देता हूं वेदर दैट इक्वेशन होल्ड और नॉट. फिर मैं सेंटर ऑफ मास भी डिटरमाइन करूंगा. देखिए, सबसे पहले यह मैं सिर्फ कंफर्मेशन कर रहा हूं. वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ dm, इंटीग्रल ऑफ dm, dm की जगह पर मैं यह लिखता हूं इंटीग्रल ऑफ m अपॉन पाई इनटू d थीटा. m इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट. m अपॉन पाई इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया और इंटीग्रेशन के अंदर d थीटा बचा गया, रह गया. इंटीग्रल ऑफ d थीटा. अब इंटीग्रल ऑफ d थीटा जब करेंगे तो सबसे पहले यह देखना है कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां जाएगी. जब हम ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन मींस एडिशन ऑफ डिफरेंशियल क्वांटिटीज, तो हम डिफरेंशियल क्वांटिटीज को कहां से लेना स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेंगे. हम कहते हैं पहली डिफरेंशियल एलिमेंट हम इस जगह पर लेंगे, सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट इधर, तीसरा एलिमेंट इधर, चौथा एलिमेंट इधर. इस तरह से हम ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट लेते जाएंगे और आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट जो हम लेंगे वो इस जगह पर लेंगे. अब हम थीटा को मेजर कैसे कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग थीटा एस एन एंगल विथ वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के साथ हम डिफरेंशियल एलिमेंट का थीटा मेजर कर रहे हैं. तो ये जो पहला हमने एलिमेंट लिया, दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट. इस पहले एलिमेंट का वाई एक्सिस के साथ यह जो एंगल होगा यह माइनस पाई बाय 2, और फाइनली जो हम एलिमेंट लेंगे इसका जो वाई एक्सिस के साथ एंगल होगा प्लस पाई बाय 2. जो सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है हमने वह माइनस पाई बाय 2 एंगल पर, और आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट प्लस पाई बाय 2. इस तरह से थीटा की जो लिमिट्स है वह माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक जाएंगी. अब यह लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम डी थीटा का इंटीग्रल लिख देते हैं. वी ऑलवेज नो दैट इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इज थीटा, और इंटीग्रेट करने के बाद लोअर और अपर लिमिट को इस तरह से बाद में लिख दिया जाएगा. अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं. m अपॉन पाई ऐसा का ऐसा ही है. पहले अपर लिमिट में लिखूं प्लस पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट में माइनस पाई बाय 2. इस तरह से यह हो गया m अपॉन पाई इनटू पाई, दैट इज इक्वल टू मास m. ये आना भी चाहिए. इंटीग्रल ऑफ dm इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास m. यह हमने सिर्फ कंफर्मेशन कर लिया है. किस बात का कंफर्मेशन कर लिया है? कि ये सारी जो हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है. हमने यह डी थीटा एंगल लिया. इस डी थीटा एंगल को लेने के बाद इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लेंथ को dl कहा, और हमने dl और d थीटा को रिलेट कर दिया. dl और d थीटा को रिलेट करने के बाद
dl इक्वल टू r d थीटा। फिर हमने मास पर यूनिट लेंथ, यह जो टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, इस इंट्रोड्यूस टर्म का इस्तेमाल करा। हमने कहा dm मास मस्ट बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ की जगह यह एक्सप्रेशन और लेंथ की जगह पर यह एक्सप्रेशन, और इस तरह से हमने dm मास लिखा। फिर dm का इंटीग्रल करके हमने उसको m प्रूव कर दिया, और इस तरह से हमने यह बात प्रूव कर दी कि जो सारी क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की है, अभी तक जो भी कुछ कंसेप्ट डेवलप करा है, वह बिल्कुल परफेक्टली सही है। अब सवाल कुछ और था। सवाल यह था कि सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने लॉजिक से ही समझ लिया कि वह 0 होना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है। अब हम इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करने से पहले हम y की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। ये y हम किसके लिए लिख रहे हैं? जो हम dm मास ले रहे हैं, जो हमने डिफरेंशियल मास लिया है, जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, उसके लिए y। देखिए, दिस इज y, this is y. Y is the distance of this differential element from x axis. x axis से डिफरेंशियल एलिमेंट की दूरी, दिस इज y। अब मैं कहता हूं दिस इज r, दिस इज हाइपोटेन्यूज, एंड दिस y कैन बी रिटन एज r cos theta. This y must be r cos theta. यह हम देखें, this is y, this is y, and this is r, and this is a right angle triangle. हम cos theta का बेसिक डेफिनेशन लगाते हैं, y by r equal to cos theta, hence y must be equal to r cos theta. अब मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए y की जगह पर मैं लिखता हूं r cos theta, dm की जगह पर यह जो dm की वैल्यू मैंने लिखी है m अपॉन पाई इंटू डी थीटा, और इंटीग्रल dm की जगह पर यह जो हमने मास m ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है, इसे लिख देते हैं। इन दिस मैनर I write this expression, I apply this expression. मैंने इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। जो मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है उसको देखिए किस तरह से अप्लाई करा। नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमेशा इंटीग्रेट करते समय जो इंटीग्रल के अंदर जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स दिख रही है उनको बाहर निकाल दिया जाए। r विच इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर कांस्टेंट है, किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए r कांस्टेंट है। कैपिटल मास m अपॉन पाई, यह सारी चीज कांस्टेंट है। m r अपॉन पाई, यह न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। इंटीग्रल साइन के अंदर जो बचा रहेगा दैट इज cos थीटा d थीटा अपॉन टोटल मास m। अब इंटीग्रेशन के अंदर cos थीटा यह एक वेरिएबल है, हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए थीटा अलग अलग होगा, और डी थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। यहीं पर हम लिमिट्स भी रख देते हैं, जैसे हमने पहले लिमिट्स रखी थी डी थीटा की। हमने सबसे पहला कहा कि जो सबसे पहला एलिमेंट हम लेंगे वह माइनस पाई बाय 2 एंगल सबटेंड करेगा, माइनस पाई बाय 2, और आखिरी एलिमेंट जो एंगल सबटेंड करेगा दैट इज प्लस पाई बाय 2। इस तरह से हमने लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मास m और मास m कैंसल्ड, और इस तरह से इंटीग्रल साइन के बाहर जो क्वांटिटी है वह बची रह गई है r अपॉन पाई। अब cos थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रल, वी ऑलवेज नो दैट इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा, यह फॉर्मूला हमने 11th क्लास के स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते समय देखा हुआ है कि जब भी इंटीग्रल cos थीटा d थीटा आए, वन शुड राइट इट इक्वल टू साइन थीटा, और इंटीग्रेट करने के बाद
लोअर लिमिट -π/2 नीचे लिख दी जाती है, अपर लिमिट +π/2 ऊपर लिख दी जाती है। अब हम इंटीग्रेट करने के बाद इस तरह से लिमिट्स रखने के बाद अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। किस तरह से? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज r/π, तो ऐसा का ऐसा ही, साइन ऑफ +π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2, और यह हो गया r/π 1 minus of -1, and in this manner we had obtained center of mass at y equal to y coordinate of center of mass is equal to, this becomes 1 plus 1 2r/π. This is the y coordinate of center of mass. X coordinate of center of mass is 0, and hence finally we will write that center of mass is located at 0, 2r/π. बड़े ध्यान से सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के तरीके को समझें और फिर हमेशा के लिए इस बात को मेमोराइज भी कर लें कि एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह कहीं इस जगह पर होता है 0, 2r/π. वंस अगेन यह एक ऐसी सिचुएशन है, यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पर लोकेटेड है जहां पर एक्चुअली कोई मास आपको दिख नहीं रहा। पूरा का पूरा मास इस पेरीफेरी में, सेमी सर्कुलर वायर के पेरीफेरी में कॉन्सेंट्रेटेड है, मगर इस पूरे वायर का सेंटर ऑफ मास वायर के किसी भी पॉइंट पर होने के बजाय इस जगह पर है, एंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, एंड ऑन y एक्सिस इट इज एट 2r/π. बड़े ध्यान से देखें, पूरे के पूरे हमने किस तरह से एक एक स्टेप को करा है इसको समझें, और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे हमने लिखा है। यहां तक इंटीग्रल डीएम प्रूव करने के बाद y इक्वल टू r cos थीटा कैसे लिखा है। दिस इज y, जो एलिमेंट है यह x एक्सिस से जितनी दूरी पर है y, और उस y को हमने इधर ड्रॉ करके राइट एंगल ट्रायंगल से देख लिया कि y इक्वल टू r cos थीटा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला इन ऑर्डर टू डिटरमाइन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y dm by dm। तो y की वैल्यू लिखी, dm की वैल्यू लिखी, और इंटीग्रल dm पहले निकाल दिया है, वह लिख दिया, और फिर से इंटीग्रेट करने के लिए कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाला, फिर इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा, फिर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास की लोकेशन लिखी है। इसे लिखने के बाद थॉरोली इसे मेमोराइज करना जरूरी होता है। इसी समय देखिए अभी तक हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का जो तरीका समझ रहे हैं, दैट इज मैथमेटिकल मेथड। हमने मैथमेटिकली इक्वेशन लिखी और हमने सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का तरीका समझा है। हमने एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, y coordinate of center of mass is integral of y dm upon integral of dm, and z coordinate of center of mass is integral of z dm upon integral of dm। यह फॉर्मूले लिखे, बट beside this mathematical formula, in fact we may experimentally determine center of mass of any irregular body इन लेबोरेटरी में बड़े आसान तरीके से हम किसी भी रेगुलर या इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास
डिटरमाइन कर सकते हैं। लेबोरेटरी में सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का डिटरमाइन करने का तरीका समझिए और इसे आप अप्लाई करके भी देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, यह कोई इरेगुलर बॉडी है, दिस एनी इरेगुलर बॉडी, लेट अस से यह कोई इरेगुलर बॉडी है, ऑल्दो ये बिल्कुल इरेगुलर तो नहीं दिख रही है, यह तो एक स्टडी पैकेज मैंने उठा लिया। जस्ट इमेजिन कि इस तरह की कोई इरेगुलर बॉडी है और मुझको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। एक बात पक्का है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास देख कर तो आप बता ही नहीं सकते कि कहीं इधर होएगा, कहां होएगा, ये कुछ भी नहीं बता सकते। मैथमेटिकली मैं इसका सेंटर ऑफ मास आसानी से नहीं डिटरमाइन कर पाऊंगा क्योंकि यह इरेगुलर बॉडी। मैथमेटिकली रेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन हो जाता है, इरेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली डिटरमाइन नहीं हो पाता। इस तरह की बॉडी का सेंटर ऑफ मास अब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के द्वारा बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। करने का जो तरीका होगा, व्हाट वी नीड इज, वी नीड अ प्लम्ब लाइन। हमें एक प्लम्ब लाइन की आवश्यकता है। वो व्हाट इज प्लम्ब लाइन? प्लम्ब लाइन कभी आपने देखा है वो जो कारीगर जो दीवार बनाते हैं कि नहीं, ईंट को एक के ऊपर एक रख के जब दीवार बनाते हैं तो वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, एक धागे से बंधा हुआ एक पत्थर जैसी चीज होती है, आप एक पत्थर बांध दीजिए धागे से, वह प्लम्ब लाइन का काम करेगा। इस तरह की एक डिवाइस होती है, स्ट्रेट वायर और इस तरह से एक भारी सी चीज बंधी हुई होती है। और ये प्लम्ब लाइन किस काम आती है? जब वो दीवार बनाते हैं तो उस प्लम्ब लाइन को दीवार के किनारे रख के यह देखते रहते हैं कि वो दीवार बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, क्योंकि दीवार हल्की सी भी टेढ़ी बन गई ना तो गिर जाएगी। यदि आपको ये इंश्योर करना है कि दीवार कभी गिरे नहीं, तो ये जरूरी है कि दीवार बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए। और वो दीवार बिल्कुल वर्टिकल और स्ट्रेट बनाने के लिए उस प्लम्ब लाइन का इस्तेमाल करते हैं। वो ईंट रखते जाते हैं और हर 4 ईंट रखने के बाद प्लम्ब लाइन से देखते हैं कि वो बिल्कुल पैरेलल चल रही है। इस तरह की एक प्लम्ब लाइन की आवश्यकता है। अब हमको क्या करना होगा, किसी भी दीवार में जहां एक कील है उस जगह पर इस प्लम्ब लाइन को हम बांध देंगे या उसका सहारा हम लेंगे। नाउ व्हाट वी डू, हम सबसे पहले जो हमें इरेगुलर बॉडी दी हुई है उस इरेगुलर बॉडी में कहीं पर भी रैंडमली 3 होल कर देते हैं। हम कहीं पर भी रैंडमली 3 होल कर देते हैं। एक होल हमने रैंडमली इस जगह पर कर दिया, एक होल हमने रैंडमली इस जगह पर कर दिया और एक होल हमने रैंडमली इस जगह पर कर दिया। इस तरह से हमने 3 होल कर दिए। जैसे इस शीट में मान लीजिए एक होल हमने इस जगह पर करा, एक होल हमने इस जगह पर कर दिया, एक होल हमने इस जगह पर कर दिया। 3 होल रैंडमली हम किसी पॉइंट पर कर देते। 2 होल से भी हम सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन कर लेंगे। तीसरा होल हमने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए करा। अब हम क्या करते हैं, जो दीवार में कील है उस कील के अंदर इस होल के थ्रू इस बॉडी को इस तरह से हम लटका देते हैं। कील के थ्रू हमने जो लेमिना है उसमें होल करा और इस बॉडी को ऐसे लटका दिया। अब हम क्या करते हैं, उसी कील जो बाहर निकल रही है उसमें उस प्लम्ब लाइन को बांध देते हैं। वह प्लम्ब लाइन बिल्कुल ऐसे लटकने लगेगी। उसका जो धागा है वह इस लेमिना के ऊपर इस तरह से चलता हुआ दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, उस धागे के अलोंग एक लाइन खींच देंगे। विल ड्रॉ अ लाइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस बॉडी इज हैंगिंग इन दिस मैनर, मैं 3 बार इसी तरह की बॉडी को ड्रॉ करूंगा। पहली बार यह बॉडी इस तरह से हैंग कर रही है, इस जगह पर कील है एंड
this is the plumb line. Now what you do is you draw a line over this body. आप इस बॉडी के ऊपर इस तरह से इस धागे के साथ साथ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यह लाइन अब आपको इस बॉडी में इस तरह से दिखने लगी। नाउ व्हाट माय लॉजिक इज कि जब आपने बॉडी को इस तरह से लटकाया है, इस तरह से जब बॉडी को लटकाया है और यह प्लम लाइन इस तरह से चल रही है और इस प्लम लाइन के अलोंग आपने एक लाइन खींची है, हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास मस्ट डेफिनेटली लाई ऑन दिस लाइन। सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। अब हमें अभी यह नहीं पता है कि इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास कहां है। इस जगह पर भी हो सकता है, इस जगह पर भी हो सकता है, इस जगह पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, मगर एक बात पक्का है कि सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का होगा इसी लाइन पर। इस लाइन के अलावा किसी और जगह पर नहीं हो सकता, होना इस लाइन पर ही है, दैट इज फॉर श्योर। अब हमें एग्जैक्टली इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास कहां है, यह लाइन इस लेमिना पर इस तरह से दिख रही है। हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर है। इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास कहां है, इस बात को समझने के लिए, इस बात को एंश्योर करने के लिए हमने दूसरा होल कर रखा। पहले हमने इस तरह से बॉडी को लटकाया था, अब यह जो दूसरा होल है, हम इस दूसरे होल को, इस दूसरे होल के थ्रू हम इसी बॉडी को लटका देंगे। अब उस कील में ये दूसरा होल डाल देंगे। अब बॉडी इस तरह से हैंग करने लगी। वंस अगेन हमने इधर से वही प्लम लाइन बांध दी। उस प्लम लाइन को अब हमने इस होल के थ्रू बांध दिया। ऑलरेडी एक लाइन इस तरह से बनी हुई दिख रही है हमें। अब हम इस प्लम लाइन का यह जो थ्रेड की लेंथ है, इसके अलोंग वंस अगेन लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां से यहां तक हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। दिस लाइन would appear like this on the body. यह लाइन अब इस बॉडी पर इस तरह से अपीयर हो रही। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज center of mass must definitely lie on this line as well. Center of mass इस लाइन पर definitely lie करेगा, क्योंकि यह बॉडी सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही इस तरह से हैंग हुई। नाउ यह लाइन, दिस इज होल 1, दिस इज होल 1, दिस इज होल 2। होल 1 से जब हमने प्लम लाइन रखा था तो वो ऐसी थी, और होल 2 से जब हमने प्लम लाइन रखा तो वो ऐसी थी। अब हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर भी है और सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर भी। सेंटर ऑफ लाइन इस लाइन के किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट पर निश्चित होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास इस लाइन के किसी एक पॉइंट पर होना चाहिए। अब इन दोनों लाइन के साथ एक कॉमन पॉइंट कौन सा है? आई विल से द कॉमन पॉइंट to both the line is this, the point of intersection. This point of intersection is common point of the two lines. It means definitely center of mass must lie on this point of intersection. यह जो point of intersection है, यह point ही center of mass होना चाहिए। That is for sure. Now, you wish to ensure this. आप इस बात को ensure करना चाहते हैं
In order to ensure this, you have got this third hole. इस बात को एंश्योर करने के लिए आपके पास यह होल 3 है. अब आप क्या करेंगे, इस तीसरे होल के थ्रू इसी बॉडी को हैंग कर देंगे. यह जो तीसरा होल है, होल 3, पहले आपने होल 1 से हैंग करी थी बॉडी को, फिर आपने होल 2 से हैंग करी बॉडी को, फिर आप होल 3 से इस बॉडी को इस तरह से हैंग कर दीजिए. अब जब आपने होल 3 से इस बॉडी को हैंग करा और अब आपका प्लम लाइन इस तरह से हैंग कर रहा है, और वंस अगेन इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बिल्कुल इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. जब आप इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वह लाइन इस तरह से दिखने लगेगी. वह तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से पास करेगी. एंड दिस ensures that the center of mass is definitely on this point only. In this manner, without applying any formula, without applying any mathematics, for any regular or irregular body, you can always determine location of its center of mass experimentally. इसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए यू जस्ट नीड अ सिंपल मशीन, दैट इज प्लम लाइन. एक दीवार के सहारे एक कील लगी हुई हो और आप उस बॉडी में 3 छेद करके उस कील से उसको लटका के आप उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं. अब मैं फर्दर सेंटर ऑफ मास कुछ रेगुलर बॉडीज का मैथमेटिकली डिटरमाइन करने का तरीका सिखाऊंगा. तो एक्सपेरिमेंटली हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे. इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए प्लीज.